चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया का हरियाणा के सोनीपत में उनके पैतृक आवास पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर बजरंग पुनिया का स्वागत किया। बजरंग पुनिया के स्वागत में ढोल भी बजाए गए। वतन वापसी पर देश के पदक वीरों का भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली के अशोक होटल में उन सभी खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीते। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए खुद खेल मंत्री पहुंचे, जिनके स्वागत में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। शुरुआत में खेल मंत्री ने सभी खिलाड़ियों के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई और फिर सम्मान समारोह शुरू हुआ। खेल मंत्री ने भी नीरज चोपड़ा के गोल्ड की खूब तारीफ की। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की भूमिका का भी जिक्र किया। और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। एक एक खिलाड़ी ने मंच पर पहुंचकर अपने अनुभव भी साझा किए। बजरंग पुनिया ने बताया कि सेमीफाइनल मुकाबले से पहले उनके घुटने में गंभीर चोट लगी थी। मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे और ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है। हालांकि चोट के बावजूद बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुआ मुकाबला जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सबसे खास स्वागत हुआ देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का। एयरपोर्ट पर ही लोगों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई और भारी भीड़ के बीच सुरक्षा कर्मी उन्हें निकालकर बाहर लाने के लिए मेहनत करते रहे। हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जो सुरक्षा घेरे के बावजूद देश के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा के करीब भी पहुंचे और उनके साथ सेल्फी लेने में कामयाब भी हो गए। भारी भीड़ के बीच नीरज चोपड़ा जब एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तब भी पत्रकारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल पत्रकारों को दिखाया और आगे बढ़ गए। सुरक्षा कर्मी उन्हें भीड़ के बीच से निकालकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। अशोक होटल में भी नीरज के स्वागत के लिए खास तैयारी थी। नीरज के पहुंचते ही ढोल बजने लगे। होटल में भी नीरज भीड़ से घिरे रहे। नीरज को उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक खेल भारत के लिए और भी सफल साबित होंगे। टोक्यो में बहुत अच्छा रहा है और आशा करते हैं कि और अच्छी स्पोर्ट रही एथलीट्स को सभी गेम्स में अपना भारत का झंडा ऊपर जाएगा। नीरज चोपड़ा केवल दूसरे ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया हो। हालांकि जलवा हॉकी में मेडल दिलाने वालों का भी कम नहीं रहा। अशोक होटल में खास तौर पर हॉकी टीम के लिए केक का इंतजाम किया गया और पूरी हॉकी टीम एक साथ एक बड़े से केक के सामने पहुंच गई। केक पर कांग्रेचुलेशंस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लिखा गया। केक काटते वक्त हॉकी एसोसिएशन से जुड़े अधिकारी और बाकी स्टाफ भी मौजूद रहा। इसके बाद महिला हॉकी टीम के लिए भी केक का इंतजाम किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल मुकाबला खेलने में कामयाब हुई। इसके अलावा मेडल दिलाने वाले पहलवानों का भी भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से अशोक होटल तक के पूरे सफर में पहलवान रवि दहिया एक खुली गाड़ी में सवार रहे। उनके साथ तिरंगा झंडा भी लहराता रहा। होटल में भी उनका शानदार स्वागत हुआ। हालांकि मेडल जीतने से चूकने वाले पहलवान दीपक पुनिया कुछ निराश जरूर दिखे। थोड़ी 5 सेकंड में लास्ट में चूक होगी। जीत का जश्न भाई साहब 2024 टोक्यो पेरिस के बाद ही होगा। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना भी एयरपोर्ट पर बेहद खुश नजर आईं। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरुआत करेंगे। इस मौके पर लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन देंगे और इसके साथ ही इस दौरान पीएम मोदी उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। इसकी कुछ तस्वीरें सतना से भी सामने आई जहां प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। लेकिन पुलिस ने वहां पहले से ही बैरिकेड लगा रखे थे, जिन्हें देखकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, जिसकी वजह से पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी जब वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तो उन पर पानी की बौछार की गई। हालांकि इस कार्रवाई के बावजूद एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहीं डटे रहे। पानी की बौछार को सहते हुए उन्होंने ताली बजाते हुए अपना विरोध जारी रखा।
हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश की, उसको तोड़ने की कोशिश की, तो उनको रोका गया। इसके बाद भी बीजेपी दफ्तर के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतकर भारत लौटे रवि दहिया ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि गोल्ड नहीं आने का उन्हें काफी दुख था, लेकिन देश में जिस तरह से स्वागत हुआ इससे वो काफी खुश हैं। रजत पदक विजेता रवि दहिया इस वक्त हमारे साथ है। रवि जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? लग रहा है भैया, बहुत खुशी का मौका है और बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी नजर आप पे है और अब आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में क्या उम्मीद है? देखो जी, अभी जितनी उम्मीद कर रहे हैं हम उससे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। क्या मन में चल रहा था जब आप उतरे थे और रजत पदक हासिल किया? मन में क्या चल रहा था? और गोल्ड वाला जो मुकाबला था उसमें क्या चल रहा था? देखो अच्छा था, हम ये पहले ही सोच के गए थे कि हमें देश के लिए मेडल जीतना है और गोल्ड का मुकाबला हम लूज हो गए, उसके लिए मतलब थोड़ा दुख था, पर अभी वो कभी कुछ है हम उसके बाद हम बिल्कुल। एक अंतिम सवाल करूंगा, रजत इस बार तो आप लोगों ने रिकॉर्ड टैली लाई है टोक्यो ओलंपिक में, मकसद क्या है कि आगे पेरिस की बात करें, लॉस एंजलिस की बात करें, क्या करना चाहिए कि हम लोग ज्यादा मेडल टैली जीतें? तो जी हम अभी हमारा सिस्टम है जो प्रधानमंत्री मोदी इतना अच्छा चीयर फॉर इंडिया चला रहे हैं तो उससे काफी अच्छा लग रहा है और हमारा देश आगे जाएगा। 2024 में हम इससे 2 गुने कम से कम 3 गुने मेडल जीतेंगे और इससे इस तरीके से हम बहुत आगे जाएंगे और आगे एक दिन हम सबसे 1 नंबर पे आएंगे। बिल्कुल, तो रवि दहिया के हौसले बुलंद है रजत पदक जीतने के बाद और कह रहे हैं कि आगे और आगे जाएंगे, भारत अंक और पदक तालिका में ऊपर जाएगा। कैमरा पर्सन उमेश शर्मा के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। ग्रीस के जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों में फैलकर तबाही मचा रही है। वहां के कई जंगल पिछले 1 हफ्ते से सुलग रहे हैं, लेकिन तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से आग को अब तक नहीं बुझाया जा सका और वो बेकाबू होकर रिहायशी इलाकों की तरफ फैलने लगी। सबसे डराने वाली तस्वीरें तो एविया नाम के इलाके से सामने आई, जहां एक बस्ती आग से घिरी नजर आई। कई इमारतें भी आग की चपेट में आ गईं। आग से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से भी पूरी ताकत झोंक दी गई। वहां कई हेलीकॉप्टर और विमान आग बुझाने के अभियान में उतार दिए गए। सामने आई तस्वीरों में कई हेलीकॉप्टर लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। कई विमान भी जंगल के ऊपर उड़ान भरते दिखे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आग को रोका नहीं जा सका। उससे निकलने वाले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। धुएं और लपटों की वजह से आसमान भी गहरे नारंगी रंग में रंगा नजर आया। हालात बिगड़ते देख कई इलाकों को खाली कराना पड़ा। समंदर किनारे मौजूद कई लोग नावों और जहाज की मदद से सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते नजर आए। दिल्ली के नंदनगरी इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां सिविल डिफेंस के लोगों पर दिल्ली पुलिस के एसीपी से बदसलूकी करने का आरोप लगा, जिसका वीडियो वायरल होते ही दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बताया गया कि सिविल डिफेंस की एक टुकड़ी नाकेबंदी पर जांच कर रही थी, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। जब इस जैम में फंसे दिल्ली पुलिस के एसीपी ने इसकी वजह पूछी तो वो उनसे बहस करने लगे। इसके बाद विवाद गर्मा गया और ये तू मैं काफी देर तक चलती रही, जिसके बाद वहां और लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों का आरोप है कि सिविल डिफेंस के कर्मचारी ऐसे ही आम जनता से मनमाने ढंग से पेश आते हैं, जिसकी शिकायत कई बार पहले भी की गई है। कोरोना संकट के बीच मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को जन्मदिन के मौके पर जश्न मनाना महंगा पड़ गया। उनके खिलाफ नियमों के उल्लंघन के मामले में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई, जिसकी वजह है जश्न की ये तस्वीरें, जहां लोगों की भीड़ के बीच एक बग्घी दिखाई दी, जिस पर काला चश्मा लगाए सवार थे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी, जबकि उनके स्वागत में धुआंधार गाना बजाकर समर्थक उनकी सलामती की दुआएं मांगते दिखे। जन्मदिन पर समर्थकों का जोश बहुत हाई था, इतना कि मास्क लगाना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। एक मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग लदे थे। कार्यकर्ताओं ने पहले पटाखों से अपने नेता का स्वागत किया और फिर मोटरसाइकिलों का एक बहुत बड़ा हुजूम रैली की शक्ल में निकल पड़ा। शानो शौकत में कोई कमी न रह जाए, इसकी व्यवस्था भी पूरी थी। एक उत्साही कार्यकर्ता अबू आजमी की बग्घी पर चढ़ा और उन्हें तलवार थमा दी। इसके बाद विधायक ने म्यान से तलवार निकालकर लहराई और मुंबई की सड़कों पर अबू आजमी के जन्मदिन का जश्न मनाने जुलूस निकल पड़ा। इन सभी लोगों में किसी ने भी न तो हेलमेट पहना था और न ही किसी ने नियम कायदे की कोई परवाह की। लिहाजा कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने और सरेआम हथियार लहराने के आरोप में अबू आजमी और उनके 30 से ज्यादा समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल में हुए इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिखा कि कार तेज रफ्तार से सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई और सामने से आते ट्रक से सीधे टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोग घायल हुए जबकि एक की मौत हो गई। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि एक याचिका में यह मांग की गई कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कितने लोगों पर किया गया था और उसका क्या नतीजा आया, ये केंद्र सरकार सार्वजनिक करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि वो वैक्सीन के असर पर सवाल नहीं उठा रही और इस नोटिस का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट को वैक्सीन पर किसी तरह का शक है। इसी याचिका में यह भी लिखा गया कि कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों पर वैक्सीन लगवाने के लिए दबाव बना रही हैं, जबकि कुछ ने तो सरकारी सुविधाएं लेने के लिए वैक्सीन जरूरी कर दी। इसी मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और दोनों मुद्दों पर 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया। सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ फिर कुछ ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने नशे के मुद्दे को उठाया। साथ ही उन्होंने पूछा कि पुलिस की एसआईटी ने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह सुबह दिल्ली पहुंचेंगे, जहां उनकी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। चर्चा है कि इस बैठक में कैबिनेट फेरबदल और पार्टी के काम पर बात हो सकती है। दिल्ली के बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट की शुरुआत हो गई। इससे पहले इस टेस्ट के लिए आरोपियों को अहमदाबाद भेजा जाता था। जो क्राइम है उसको सुलझाने में सहायता मिलेगी। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी नाम के संगठन से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। लेखक प्रसून जोशी ने भारतीय खिलाड़ियों के ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने पर एक कविता सुनाई। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्कूल खोलने पर कई छात्रों के माता पिता से बात की गई, जिसमें 65% ने स्कूल खोलने की वकालत की। हालांकि सिसोदिया के मुताबिक अभी स्कूल खोलने पर कोई फैसला नहीं हुआ है और इस पर आखिरी फैसला विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर ही किया जाएगा। स्कूलों के खोलने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत लौटे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में 41 साल बाद मेडल जीतने पर खुशी जताई। ओलंपिक में हॉकी में भारत का गौरव लौटाने वाली टीम के कैप्टन मनप्रीत इस वक्त हमारे साथ हैं। मनप्रीत, क्या कहेंगे? एक बड़ा गौरव आपने लौटाया है 41 सालों के बाद टीम को, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया वहाँ पे। तो हम लोग आई थिंक कि पूरी टीम का ये डिजर्व करते थे कि हाँ कि मेडल इतने टाइम के बाद हम लोगों ने जो वेट था इतने टाइम हम लोगों ने तोड़ा है, तो बहुत ज़्यादा फील अच्छा हो रहा था। आपसे बहुत बात करने का मन है। आज जो आपका स्वागत किया गया 41 साल के बाद, आपने मैच तो कई खेले हैं, लेकिन कैसा महसूस हुआ भारतीय धरती पर आकर ब्रॉन्ज मेडल लाकर? सर, हम लोग जब वहाँ पे भी थे तो यही था कि हाँ कि जब वापस जाएंगे तो जो मेडल सेलिब्रेशन है वो हम लोग पूरे देशवासियों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। वही हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बहुत अच्छा जो हमारा वेलकम हुआ, बहुत अच्छा लगा। पूरे देशवासियों के इतना प्यार और इतना विशेष हमारे साथ थे, तो यहाँ पे आके पूरे सभी के साथ सेलिब्रेट करके मज़ा आ गया। यूपी में गंगा और यमुना समेत तमाम नदियां गुस्से में हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी अब तक कई मकानों और इमारतों को अपनी चपेट में ले चुकी और एक स्कूल की इमारत के ढहने की तस्वीरें तो कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई। घाघरा नदी किनारों को काटती हुई बह रही है, जिसकी वजह से एक स्कूल की इमारत के नीचे से पहले जमीन खिसकनी शुरू हुई। थोड़ी ही देर में छत से ईंटें नीचे गिरने लगी और देखते ही देखते इमारत ढह गई और नदी के साथ बह गई। ये स्कूल नदी के किनारे से काफी दूर बना था, लेकिन घाघरा का गुस्सा ऐसा है कि कई किलोमीटर तक नदी अपना विस्तार कर चुकी है। हमारे पीछे जो पीपल का पेड़ नदी में समाहित दिख रहा है, उसी पर स्कूल था, एकदम नदी में समाहित हो गया है। केवल एक स्कूल नहीं बल्कि कई घर भी स्कूल के पास बने हुए थे, जिनका अब कोई निशान भी बाकी नहीं बचा। सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जा चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा बेहाल इस वक्त प्रयागराज है, जहां लोगों के घर तक पानी में डूबे हैं। शहर में नावें चल रही हैं और फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोग घरों में ही फंसे हुए हैं। दूर दूर तक शहर में केवल पानी का साम्राज्य है। पानी के बीच बिजली के खंभों की कतार देखकर सड़क का अंदाजा लगाया जा रहा है।
गंगा और यमुना दोनों बड़ी नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई हैं। यमुना जी और गंगा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ रहा है और पर आवर 2 सेंटीमीटर के आसपास से भी जल स्तर बढ़ रहा है और इसके आगे भी बढ़ने की संभावना है। कई घर ऐसे हैं जो सैलाब से घिरे हैं। घरों में कैद लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं। मकान पूरी तरह से यहाँ पर डूबे हुए हैं और पहले से ही यहाँ जल पुलिस और एसडीआरएफ थी, लेकिन अब एनडीआरएफ को ही बुलाया गया है विशेष तौर पर, और जो तमाम लोग इन मकानों में फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। शहर में सैकड़ों परिवार राहत शिविरों तक पहुंच गए हैं। जो शिविरों तक नहीं गए हैं उनके सामने गृहस्थी बचाने का संकट है। घरों में बाल्टियां और बर्तन पानी में तैरते दिख रहे हैं। नदियों का पानी घरों में दाखिल हो चुका है, इसलिए सामान को घरों में ऊंची जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोगों ने शरणालय शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर लगभग सब मिलाकर 300 परिवार आ चुके हैं, तो जहाँ हम लोगों ने किचन और की व्यवस्था कर रखी है। प्रयागराज का सबसे बड़ा संकट यह है कि अगले 2 दिन तक गंगा और यमुना के जलस्तर में कमी आने का अनुमान नहीं है। इसीलिए वाराणसी में भी लोगों को मुसीबत का एहसास होने लगा है, क्योंकि घाट पर बने ज्यादातर मंदिर पानी में डूब चुके हैं और घाटों पर न तो कहीं फर्श दिखाई दे रहा है, न ही कहीं सीढ़ियां, बल्कि मंदिर तक पानी में डूबे हैं। मंदिरों के पास के रिहायशी इलाकों में बसे लोगों को गंगा स्नान के लिए नदी तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गंगा नदी खुद उनके घरों तक पहुंच चुकी है। खतरे के निशान से गंगा काफी ऊपर है और नदी में थोड़ा सा पानी अगर और बढ़ा तो शहर में नुकसान बड़े पैमाने पर होगा। दशाश्वमेध घाट के सबसे ऊंचे मंदिर की है जो पूरी तरीके से गंगा में डूब गया है और यहाँ पर नाव खड़ी है। यहाँ पर ऊपर बैठकर लोग आरती देखते थे, यानी कि अब ना ऊपर बैठने की जगह बची है, न नीचे घाट और सीढ़ियाँ बची हैं। घरों की ऊपरी मंजिल पर जमा होकर बेबस लोग तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों को घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है और सुरक्षा के लिए जल पुलिस के जवान तैनात किए जा चुके हैं। और इसीलिए अब नदियों का यह गुस्सा सरकार की परेशानियां भी बढ़ाने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से बेहाल जिलों का हवाई दौरा किया और हेलीकॉप्टर में बैठकर तबाही का हाल जाना। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि कैसे शहर के शहर पानी में डूब चुके हैं। ऊंची ऊंची इमारतें पानी में डूबी हुई हैं। खेत, मैदान, सड़कें, सब कुछ पानी में समा चुका है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठकर बाढ़ के हालात देखते रहे। इसके बाद वो औरैया के एक बाढ़ राहत शिविर में भी पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से बेहाल लोगों को राहत सामग्री दी। वहीं उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी को भी लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए गए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने लोगों की मदद के लिए पूरे राज्य में कुल 828 बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं। इसके अलावा 976 बाढ़ चौकियां बनाई हैं, जिनसे लोग बाढ़ से हो रही तकलीफों में मदद मांग सकते हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए 1000 से ज्यादा नावें चलाई जा रही हैं, जबकि 400 से ज्यादा मेडिकल टीमों की तैनाती भी की गई है, ताकि बाढ़ की वजह से किसी को भी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी न हो। वहीं बाढ़ से बेहाल जिलों में अफसरों को तुरंत बाढ़ कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पकड़े गए दोनों आतंकी हाल ही में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए थे, जिन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान चलाया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों 5 अगस्त से लापता थे और एक बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों आतंकियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। कोरोना से जूझ रहे थाईलैंड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से हिंसक झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर उतर आए। लेकिन प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ रहे इन लोगों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और वो पुलिस से ही भिड़ गए। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। हेलमेट और मास्क पहने प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जवाब में पुलिस ने भी जमकर आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि पूरा इलाका उसके धुएं से भर गया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पीछे हटने के बजाय पुलिस से टकराते रहे। लोगों को खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई, लेकिन ये तरीका भी बेकार साबित हुआ। कई बार तो प्रदर्शनकारी पुलिस पर भारी पड़ते नजर आए। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जबकि कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आईं। ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा की गोल्डन जीत का असर गुजरात में नीरज के नाम का कमाल दिख रहा है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम की बहार है।
ओलंपिक्स में गोल्डन जीतने वाले नीरज की इस कामयाबी से कुछ लोग इस कदर खुश हैं कि नीरज नाम के लोगों ने तो कई तरह के तोहफे दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स में देश को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलाकर हर दिल अजीज बन गए। हर कोई अपने सुपर हीरो पर अपने अपने तरीके से प्यार लुटाने को बेताब है, जिसकी बानगी नजर आई गुजरात में। यहाँ तो लोगों का प्यार, मान और सम्मान पाने के लिए नीरज नाम ही काफी है। यकीन दिलाने के लिए आपके सामने है ये तस्वीर जो गुजरात के भरूच जिले से आई। यहाँ पेट्रोल पंप पर कतार लगाकर खड़े ये तमाम लोग नीरज हैं। जी हाँ, इन सभी ग्राहकों का नाम नीरज है और ये इनके नाम का ही कमाल है कि पेट्रोल पंप का मालिक इन लोगों पर अपना प्यार लुटा रहा है और सभी को 5 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है। दरअसल ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड जिताने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में पेट्रोल पंप मालिक ने शनिवार शाम से लेकर रविवार शाम 5 बजे तक नीरज नाम के सभी लोगों को पेट्रोल फ्री दिया। पेट्रोल भरवाने से पहले आई कार्ड या लाइसेंस मांगा जाता, उसमें नीरज नाम की सही पहचान होने पर फूल के गुलदस्ते से सम्मान किया जाता और पेट्रोल फ्री दिया जा रहा था। ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसी को सम्मानित करने के लिए हमने हमारे इस पेट्रोल पंप पर एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें हम कोई भी नीरज नाम का व्यक्ति उसका खुद का आईडी प्रूफ लेकर आता है तो उसको हम 501 रुपये का पेट्रोल फ्री में दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरनार पहाड़ पर जाने के लिए रोपवे राइड है। यहाँ रोपवे चलाने वाली कंपनी ने भी नीरज नाम के हर शख्स को 20 अगस्त तक फ्री राइड देने का ऐलान किया है, जबकि गिरनार पहाड़ पर रोपवे राइड का टिकट 700 रुपये प्रति व्यक्ति है। नीरज के नाम का ये बोलबाला इस बात को भी साबित कर देता है कि आम हिंदुस्तानी टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी से किस कदर खुश है। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। हर कोई अपने अपने तरीके और हैसियत से इस खिलाड़ी का सम्मान कर लेना चाहता है, जिसकी बदौलत आज उसे भारतीय होने के नाम पर गर्व हो रहा है और वो इस सम्मान के यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति कुछ इस तरह से दे देना चाहता है। गुजरात के भरूच में नीरज नाम के किसी भी शख्स पर खुशियों और स्कीमों की बहार है। यहाँ नीरज नाम के इंसान को उड़न खटोला की राइड फ्री मिल रही है और इतना ही नहीं, सलोन में भी ये नीरज स्कीम लागू नजर आई। महाराष्ट्र के नाला सोपारा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स के जन्मदिन को कुछ इस तरह मनाया गया कि कोरोना नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया। जन्मदिन की इस पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक शख्स का जन्मदिन मनाया। कई केक कटवाए गए, लेकिन इस दौरान किसी ने भी ये ध्यान नहीं रखा कि कोरोना अभी हमारे बीच ही है, कहीं गया नहीं है। न उन्होंने मास्क लगाया और वहां एक दूसरे से दूरी बनाने का नियम तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। इससे पहले जिस शख्स का जन्मदिन था वो किसी सुपरस्टार की तरह गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकला। जन्मदिन के जश्न के दौरान उस व्यक्ति के स्वागत के लिए आतिशबाजी की गई। उसे कंधे पर बैठाकर केक काटने की जगह तक ले जाया गया। एक दूसरे से मुलाकात का दौर शुरू हुआ, हाथ मिलाकर हालचाल जाना गया। आखिर में वो लोग सेल्फी लेना और ग्रुप में फोटो सेशन करना भी नहीं भूले। वहीं पुलिस ने इस वीडियो के सामने आने के बाद 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। राजस्थान के बारां से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां बाढ़ में एक पुलिया पूरी तरह से बह गई, जिसके बाद गांव तक सामान पहुंचाने के लिए वहां के लोग आगे आए और नदी के बीच एक कतार में खड़े हो गए। ये लोग जरूरी सामान को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि ये पुल 18 गांव के लोगों के लिए शहर जाने का जरिया था, जिसके बहने के बाद उनकी जिंदगी ठप पड़ गई। लिहाजा इससे निजात पाने के लिए लोगों ने बोरियों में सामान भरकर एक दूसरे की मदद से गांव तक पहुंचाया। संसद में पिछले 3 हफ्तों से जारी गतिरोध के बीच विपक्ष एक बिल पर सरकार के साथ आ गया है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि राज्यों को ओबीसी समुदाय की लिस्ट बनाने का अधिकार वापस देने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर सरकार को विपक्ष का साथ मिलेगा। इस बिल को केंद्र सरकार लोकसभा में सुबह पेश करेगी। खबर है कि यह बिल ओबीसी समुदाय से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष इस पर सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने यह भी साफ किया कि पेगासस समेत दूसरे मुद्दों पर उनका विरोध जारी रहेगा। माना जा रहा है कि इस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल आरक्षण की सीमा पर लगे 50% की रोक को हटाने के पक्ष में अपनी बात रख सकते हैं। वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में अगले 3 दिनों तक मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। जासूसी कांड पर रक्षा मंत्रालय ने संसद में लिखित जवाब दिया।
पेगासस जासूसी कांड पर जारी घमासान के बीच रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि एनएसओ ग्रुप के साथ पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ। पेगासस इजरायल की इसी कंपनी एनएसओ का सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए जासूसी का आरोप लग रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान काफी हथियार बरामद किए। बताया गया कि ये हथियार एलओसी के पास छिपाकर रखे गए थे। गुजरात के अमरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक झुग्गियों में घुस गया जिससे 9 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 4 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने मरने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जो क्रेन छोड़ के भग रहा था उसको उसी मौके पर पहुंची हुई पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। कांग्रेस ने गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया। पार्टी ने गोवा के लिए पी चिदम्बरम को और मणिपुर के लिए जयराम रमेश को ऑब्जर्वर बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद जज मौत केस में सीबीआई को हर हफ्ते झारखंड हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने नवीन कुमार नाम के डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस डॉक्टर ने पुणे के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए झाड़ग्राम पहुंची, जहां उन्होंने कुछ आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ डांस भी किया। ममता बंदोपाध्याय निजेई। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए। अखिलेश को सीएम बनना चाहिए हमारी सोच से। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच गए। इस दौरान श्रीनगर एयरपोर्ट पर कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक सांप के घर में घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद इसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। कोरोना के नए मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद दिल्ली में सभी साप्ताहिक बाजारों को खोल दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद इन बाजारों को बंद कर दिया गया था। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद लगातार अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और उस दौरान अब साप्ताहिक बाजार भी आज से खुल गए हैं। बाजार खुलने के बाद ज्यादातर जगहों पर इक्का दुक्का खरीदार ही नजर आए, लेकिन फिर भी दुकानदारों के चेहरे पर राहत दिखाई दी। ले रहे तो हमारा कुछ आगे अच्छा रहेगा। हालांकि कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर बाजार फिर से बंद करने की भी चेतावनी दी गई, जिसके बाद दुकानदार भी सावधान नजर आए। जो भी मास्क पहन के नहीं आएंगे उनको मना कर देंगे कि आप मास्क पहनो, जब भी सामान हम आपको देंगे। अमेरिका के ओरेगन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रोबोट ने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर रिकॉर्ड बना लिया। 2 पैरों पर चलने वाला ये रोबोट ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने बनाया है, जिसे ट्रायल के बाद इस रेस के लिए सड़क पर उतारा गया। जैसे ही रोबोट को इशारा मिला, उसने चलना शुरू कर दिया। इंसानों की तरह चल रहे इस रोबोट ने जल्द ही दौड़ना शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस रोबोट ने खुद ही रास्ता ढूंढा और सामने से आ रहे लोगों का ध्यान भी रखा। इस दौरान उसने 5 किलोमीटर तक की दूरी तय की और एक नया इतिहास रच दिया। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अमृतसर के एक गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 हैंड ग्रेनेड समेत एक टिफिन बॉक्स में आईईडी और कई कारतूस बरामद किए, जिसके बाद पंजाब पुलिस एक्शन में आ गई और उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। यही नहीं, जहां से पुलिस को हथियारों का ये जखीरा बरामद हुआ, उसके आसपास तलाशी अभियान में तेजी ला दी गई। पीछे एक पुल नजर आ रहा है, उसके नीचे से ये पूरी सामग्री बरामद हुई है, जिसमें हैंड ग्रेनेड हैं। इन विस्फोटकों में सबसे चौंकाने वाली चीज टिफिन बॉक्स के रूप में नजर आई। बच्चों के प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स में आईईडी फिट किया गया था। तो ये टिफ़िन बॉम्ब है, इसको हमने रिक्वेस्ट करके एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की एक टीम आई है जिन्होंने अभी प्रिलिमिनरी उसका निरीक्षण किया है। बताया गया कि गांव के लोगों ने ड्रोन की आवाज सुनते ही पुलिस को खबर कर दी। यही वजह रही कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि पंजाब पुलिस ने ड्रोन देखे जाने की खबर मिलने के बाद अमृतसर के उस गाँव में चप्पे चप्पे की तलाशी ली, जहां से हैंड ग्रेनेड, टिफिन बॉक्स में आईडी और कई कारतूस बरामद किए गए। बताया गया कि टिफिन बॉक्स में फिट किए गए आईडी का इस्तेमाल टाइम बम की तरह होना था। यही नहीं, आतंकवादियों ने इस तरह की तैयारी की थी कि फोन के जरिए भी इस बम को ऑपरेट किया जा सके। माना जा रहा है कि हथियारों का ये जखीरा ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजा गया था। इन विस्फोटकों को बरामद किए जाने के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक सांड को खुदाई करने वाली मशीन के जरिए रेस्क्यू किया गया, जो कि एक नाले में गिर गया था।
इस सांड को निकालने के लिए पहले तो 2 लोग उस गंदे नाले में उतरे और फिर उसे 2 रस्सियों के सहारे कुछ इस तरह से बांधा गया कि उसे एक बार में उठाया जा सके। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उस भारी भरकम सांड को बाहर निकाला गया, जिसमें करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। मैं और मेरा स्टाफ तुरंत गए, उसमें भिजा को निकाला, लगभग 1-1.25 घंटा उसमें लग चुका। सांड को नाले से निकालने में नगर निगम का साथ एक सामाजिक संस्था ने भी दिया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ भी जुटी रही। अफगानिस्तान में जारी भीषण जंग के बीच तालिबान ने वहां के कई अहम इलाकों पर कब्जे का दावा किया। विदेशी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही तालिबान एक-एक कर वहां के कई इलाकों पर कब्जा जमाते जा रहा है। हालांकि अफगान सेना भी पलटवार कर रही है और उसने हेलमंद प्रांत में तालिबान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। सामने आई तस्वीरों में अफगान सेना के विमान बम बरसाते नजर आए। वहां एक स्कूल और एक अस्पताल भी हमले की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। खबर है कि इन हमलों में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी सेना तालिबान के आगे बढ़ने की रफ्तार नहीं रोक सकी। जबरदस्त जंग के बाद कुंदूज प्रांत की राजधानी पर भी तालिबान का कब्जा हो गया और उसके लड़ाके शहर के अंदर दाखिल हो गए। निमरोज में भी तालिबान ने सेना को पीछे धकेल दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में अफगान सैनिक पीछे हटते नजर आए। داهای خورا بالا کرده بودیم، اتنا قوتی به اون رقم نبود. در امروز در چندین سال بسیار تشکیل پلیس، اردو و अफगानिस्तान में जारी इस जंग का असर पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर भी दिखाई दिया। बलूचिस्तान के चमन इलाके में सैकड़ों की तादाद में अफगान नागरिक सीमा पार करने का इंतजार करते नजर आए। पाकिस्तान के साथ वीजा नियमों पर हुए विवाद के बाद तालिबान ने अपने कब्जे वाली सीमाओं को बंद कर दिया, जिसका जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत की तरफ से पहली बार ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। समुद्री सुरक्षा से जुड़े इस डिबेट में सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने पीएम मोदी ने कई अहम बातों का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां समुद्री रास्तों के दुरुपयोग पर चिंता जताई, तो वहीं समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए 5 अहम सिद्धांतों का भी जिक्र किया गया। ये तस्वीरें देश को गौरवान्वित कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें भारत के मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली हैं। ये तस्वीरें दुनिया के उस सबसे बड़े मंच की है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में खुली बहस का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक में पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी अध्यक्षता में इस ओपन डिबेट का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ओपन डिबेट की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी के मंच से समुद्र सुरक्षा पर दुनिया को बड़ा पैगाम दिया। फ्री मैरीटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ अनादि काल से जुड़ा हुआ है। हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। प्राचीन समय के स्वतंत्र मैरीटाइम माहौल में ही भगवान बुद्ध का शांति संदेश विश्व में फैल पाया। इस दौरान पीएम मोदी ने समुद्र और भारतीय संस्कृति के तालमेल और आपसी जुड़ाव का भी जिक्र किया। समंदर हमारी साझा धरोहर है। हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है और सबसे बड़ी बात यही है कि ये समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान समुद्री सुरक्षा से जुड़े सिद्धांतों का भी जिक्र किया। इस मंथन को स्ट्रक्चर देने के लिए मैं आपके समक्ष 5 मूलभूत सिद्धांत रखना चाहूंगा। पहला सिद्धांत, हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। दूसरा सिद्धांत, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। चौथा सिद्धांत, हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को
प्रोत्साहन देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है। 1 अगस्त से भारत को ये जिम्मेदारी मिली है। इस सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन इसके स्थायी सदस्य हैं। 2 साल के लिए भारत इसमें अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही इस ऐतिहासिक बैठक पर लगी हुई थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा उपायों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक संदेश दिया। यूएनएससी की इस ओपन डिबेट में पीएम मोदी ने सदस्य देशों के सामने समुद्री सरहद और व्यापार के फायदों को भी समझाने की कोशिश की। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने शांति, सुरक्षा और सौहार्द से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। पंजाब के लुधियाना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जन्मदिन की एक पार्टी में तेज आवाज में गाने बजाने की वजह से हंगामा खड़ा हो गया। बताया गया कि जब पड़ोसियों ने इस पर आपत्ति जताई तो पार्टी में शामिल कुछ लड़कों ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि बिना शर्ट के कुछ लड़के एक घर के बाहर कुछ लोगों से मारपीट पर उतारू हो गए। उन्होंने न ये देखा कि सामने कोई महिला है या बच्चा, बस मारपीट जारी रखी। यहाँ तक कि वो उस घर के अंदर भी घुस गए और सीढ़ियों से ऊपर जाते दिखे। इससे पहले वो गानों की तेज आवाज पर बीच सड़क पर नाचते भी दिखाई दिए। जैसे तैसे उस परिवार के सदस्यों ने अपनी जान बचाई, लेकिन उन्होंने उन लड़कों पर नशे में ऐसी हरकत करने का आरोप भी लगाया। रोड़े पत्थर बरसाए, पता नहीं हथियार भी सीगा कुछ, यानी कि मार रहे सीगे मेरे बच्चे दे भी। जब ये मामला थाने पहुंचा तो पुलिस इस केस की जांच में जुट गई। वो उसी चीज वेरीफाई करे जेड़ा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कानून अनुसार बनती कार्रवाई करांगे पर्चा दर्ज करके। इस हंगामे के दौरान कुछ लोगों को चोटें आईं। जल्द ही मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की सूरत बदल सकती है। रेलवे की योजना है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को वंदे भारत ट्रेनों की तर्ज पर विकसित किया जाए। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे की योजना मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में लगने वाले डिब्बों का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करने की। ऐसे 5,500 डिब्बे हर साल बनाए जाते हैं, लेकिन अगले साल ऐसे केवल 1700 कोच ही बनाए जाएंगे। ऐसे डिब्बों की जगह रेल सेट ले लेंगे, यानी कोई एक डिब्बा नहीं बल्कि पूरी ट्रेन, यानी ठीक वैसे ही डिब्बे जैसे वंदे भारत ट्रेनों में लगे होते। इससे रेलवे का खर्च तो बढ़ जाएगा, लेकिन मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सकेगी और इंजन की दिशा बदलने में लगने वाला वक्त भी कम हो जाएगा, जिससे समय की काफी बचत होगी। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।